मैं रूली यादव एआर कैंपस पे आपका स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैं सीडीपी सीटेट का 500 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें 100% श्योर है वो आपके जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है 9 जनवरी से आगे की भी जो भी एग्ज़ाम है सीटेट के उसमें आना तय है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन, एक्चुअली विकासात्मक परिवर्तन होता क्या है ना। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए में क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। और बी में क्या दिया है देखिएगा, एक प्रकार से आप समझिए बी क्या, देखिए सभी संस्कृतियों, ए में क्या फिर से कह रहा है, फिर से देखिएगा ए में क्या कह रहा है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। देखिए एक प्रकार से सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है होना, क्योंकि यहाँ पे सार्वभौमिक गति की बात की जा रही है ना। और देखिए बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से गति होता है फिर रुक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो मध्य बाल्यकाल है वहाँ तक बहुत तेज़ी से होते हैं फिर रुक जाते हैं। एक्चुअली जो डेवलपमेंट होता है ना वो कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। आप उसको मध्यकाल से या फिर किशोरावस्था बाल्यावस्था से नहीं कंपैरिजन कर सकते हो। सी की बात हम कर रहे हैं, सी में देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। देखिए कभी भी डेवलपमेंट जो होता है ना, जो विकास होता है ना, वो रैखिक तरीके से होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो डेवलपमेंट होता है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेरिडिटरी फैक्टर होगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा। जैसा कि आप डी ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो है मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट है, मतलब एक प्रकार से विकासात्मक जो परिवर्तन है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो क्या है, वंशानुगत कारक है और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में डैश करके दिया है, फिर क्या दिया है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण, है ना, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अच्छा एक बार मैं क्वेश्चन को समझाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण और जबकि और डैश में दिया है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। एक्चुअली देखिए स्थूल का मतलब ही होता है कि बड़ा, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा। इसका क्या मतलब होता है, बड़ा। यानी जैसे हम लोग जब किसी पेड़ से उसके प्लांट के मतलब कोई भी अगर पेड़ है और उसके बाद उसका हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बच्चों को हम सबसे पहले उसके स्थूल परिस्थिति के बारे में बताएंगे कि जो पेड़ है ना, उसके बाद जो है उसका आगे का सिस्टम बताएंगे यानी उसके फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो वो आपका क्या हो गया, स्थूल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण और जबकि उसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अच्छा समझिएगा यहाँ पे आप जरा कि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हम डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। यहाँ पे समझिएगा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाने को लेके बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं डी ऑप्शन की से ही शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे समझिएगा कि आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमारी बॉडी का जो हाथ है वही काम कर रहा है, क्योंकि बच्चा अगर आड़ी तिरछी रेखाएं इधर उधर बनाता है तो कहीं ना कहीं उसमें अपने हाथ का यूज करता है। ताली यानी क्लैपिंग का जो है के लिए भी वो अपने हाथ का यूज कर रहा है ना। और किसी चीज़ को अगर वो पकड़ भी रहा है तो उसमें बॉडी के कुछ पार्ट का यूज कर रहा है। यानी सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है और डी भी गलत है। और माने कि समझिएगा कि कहीं अगर इंसान चढ़ भी रहा है तो वो पूरी बॉडी को नहीं वहाँ पे यूज कर सकता है। और किसी चीज़ को हम अगर निचोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे कपड़ा ही हमने धुल लिया उसको निचोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम अपनी पूरी बॉडी को नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। जबकि हम अगर बात करें यहाँ पे चलने के लिए तो वहाँ पर भी पूरी बॉडी को हम लोग यूज नहीं करें। यानी हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। अच्छा समझिएगा यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया, स्थूल गत्यात्मक चलन कौशल की बात करिए। मैंने क्या बोला, स्थूल मतलब बड़ा, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्टली दिखे। तो यहाँ पे देखिएगा स्थूल के लिए हम मेरा एकदम करेक्ट ऑप्शन जो है ए है,
उसको हम क्या बोलेंगे, भागना, है ना। कि यानी स्थूल जो होती है, मतलब कि ग्रास मोटर स्टेज जो होती है उसको हम लोग स्थूल गत्यात्मक चालन कहेंगे। ग्रास मोटर जो है यहाँ पे, वहाँ पे भागना, यानी जो बच्चा है, मैंने जो भी स्टूडेंट है वो पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है, उसकी पूरी इंद्रियां सक्रिय हैं भागने के लिए। और जबकि चित्र बनाने की हम बात कर रहे हैं, यह हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है चित्र बनाना। इसमें जो विद्यार्थी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ का यूज करता है। यानी हमारा, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बताना चाहूँगी, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण। स्थूल का मतलब बड़ा, जो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष दिखे, बिल्कुल मूर्त अवस्था में दिखे, वो ग्रास जो है फैक्टर, मतलब कि आपका ग्रास मोटर स्टेज, वो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल हो गया। और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की हम बात करें तो वो आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारे जो हाथ होते हैं वो काम कर दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहेंगे। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी, है ना। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए, माने मतलब ऐसे चाइल्ड जो अभी लेटेस्ट में सामाजिक रेफरेंस में क्या हुआ है कि उसे कॉपी करना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बात हम बताएंगे, देखिए शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है, उसके बाद किशोरावस्था होती है। तो जो उसकी बाल्यावस्था होती है ना, तो बाल्यावस्था में भी 3 एज हो गया। 3 एज का यानी एक प्रकार से 3 से एक प्रकार से समझिए, बाल्यावस्था में एक प्रकार से टॉय एज हो गया जो 3 से 6 की एज होती है। और सेकंड वाला मध्य एज हो गया, यानी 6 से मतलब कि 6 से हम 9 की बात कर रहे हैं ना। मध्य बाल्यावस्था में क्या होती है, जो बच्चा होता है ना वो गैंग बनाना पसंद करता है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। बात समझ में आ रही है। जो मध्य बाल्यावस्था होती है, बच्चा इसमें गैंग बनाना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि इसका एक ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया, ये ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बिल्कुल गलत है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, यानी पियाजे के अनुसार जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर दें, एक प्रकार से हम लोग अप्रत्यक्ष चीज़ें, एक प्रकार से अमूर्त चीज़ों को बारे में अगर हम बच्ची पालन कर सकती है तो उसका एज जो होती है कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। मध्य बाल्यावस्था का मतलब एज वहाँ पे बिल्कुल नहीं टैली करेगा। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, ये तो पूरी तरह से निगेटिव आपका स्टेटमेंट ही है कि एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। डी ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है, ओके, और संरक्षण कर पाती है। देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए कि इनमें से कौन सी बच्ची है जो मध्य बाल्यावस्था में होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ठीक है। तो एक बार समझिएगा कि डी ऑप्शन क्या कहना क्या कहना, मैंने एक बच्ची जब मध्य बाल्यावस्था में होगी वो तार्किक रूप से तर्क भी कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, वो मूर्त मतलब कि जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष उसके सामने होंगी ना, उसके बारे में विभिन्न प्रकार का तर्क वितर्क, विभिन्न प्रकार के तार्किक संक्रियाएं देने लगता है। समझ में आ रही बात। बालक अपनी आदतों, अपने बिहेवियर, अपनी रुचियों, इन सब के अनुसार वो क्या करेगा, काफ़ी प्रतिरूप का निर्माण कर सकता है। एक प्रकार से इस अवस्था में बालक जो होते हैं उसके विचारों में विलोमीनता आने लगती है, उसमें क्रमबद्धता आने लगती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बच्ची होती है मध्य बाल्यावस्था में तार्किक रूप से तर्क कर सकती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को मतलब यहाँ पे जानते हैं। बच्चे जो होते हैं सर्वप्रथम, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट भी है कि जो बच्चा होता है ना वो सर्वप्रथम अपने परिवार से ही बिहेवियर को सीखता है। जो भी उसके अंदर मोरलिटी आती है वो अपनी फैमिली से ही आती है। और एक प्रकार से बच्चों की सबसे पहली जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को भी जानते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। आर में क्या कह रहा है, देखिए कारक में क्या कह रहा है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है, ये 100% गलत है।
परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय नहीं प्रथम अभिकारक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रथम अभिकारक होना चाहिए। और आपका ए जो ऑप्शन है अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे जो हैं, ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे समझिए सही विकल्प देखिए क्या दिया है ए वाले में कि ए और आर है ना, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दोनों सही नहीं है। यहाँ पे जो कारक है वो गलत है जबकि अभिकथन जो है वो सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। बी ऑप्शन में बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मिलान है? देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है। देखिए यहाँ पे शैशवावस्था की बात हो रही है, जन्म से 3 साल के अंदर की बात हो रही है। जन्म से 3 साल के अंदर में जो बच्चा होता है ना, वो तो बिल्कुल भी शैशवावस्था को में तर्क करने का कोई सवाल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चा जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक और तार्किक सोच बिल्कुल नहीं कर पाता है। सी ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रहा है कि फॉर्मल सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण व संरचना बिल्कुल करेक्ट है। पियाजे के अनुसार जो आपका जो है ये एक प्रकार से समझिएगा, पियाजे के अनुसार जो ये आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बच्चा होता है वो वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। और जबकि आपका जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है। देखिए जो बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है ना, तो उस टाइम उसमें तार्किक की उतनी क्षमता नहीं होती है। डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। यानी आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही योग में सही मिलान करिए, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो पियाजे साहब हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच की जो है स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ए ऑप्शन में क्या है कि साम्यीकरण है ना। ए ऑप्शन में क्या है? साम्यीकरण। यानी यहाँ पे जो है बिल्कुल संतुलन की बात हो रही है। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनके अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच का जो बैलेंस है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक उसी को हम लोग इक्विलिब्रेशन कहेंगे, यानी साम्यीकरण कहेंगे। तो दोनों के बीच जो बैलेंस बन रहा है ना, मैंने स्वयं के और पर्यावरण के बीच, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साम्यीकरण कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साम्यीकरण कहेंगे, यानी इक्विलिब्रेशन कहेंगे। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच जो संतुलन की खोज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग साम्यीकरण कहेंगे। संज्ञानात्मक यानी साम्यीकरण अर्थात संतुलन व्यक्तियों के मानसिक स्कीमा और ढांचे और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन की स्थिति है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही से दर्शाता है ना? तो यहाँ पे समझिएगा जो है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए में क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमता होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कहा क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। माने इन 4 ऑप्शन में वाइगोत्स्की साहब के अनुसार बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें देखिए वाइगोत्स्की साहब क्या सुझाव दे रहे हैं। इसमें वाइगोत्स्की साहब ये कहते हैं कि देखिए बच्चों में क्या होती है, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं और जिनसे वो कई कार्यों में शामिल भी होते हैं और जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर भी सकते हैं।
देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, इशारे व संकेतों से। यानी क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, इशारे व संकेतों से। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है, स्वतंत्र खोज, बी आपका क्या है, पाड़। इस पाड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। पाड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। देखिए इसमें जो भी हमारा मनोवैज्ञानिक है वो कहता क्या है, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है और वह अगर किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो उसमें आप उसकी सहायता करिए, और जैसे जैसे उसमें सुधार होने लगेगा तो स्कैफोल्डिंग है, जैसे जैसे उसमें सुधार होने लगेगा तो आप फिर वो काम उसको करने दीजिए। तो उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहेंगे, पाड़ कहेंगे, ढांचा कहते हैं उसी को। इतनी बात समझ में आई। यानी जो शिक्षिका होती है वह संरचना का इस्तेमाल करती है, और जब वह एक बच्चे की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से, उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग भी कहेंगे, उसी को हम लोग पाड़ कहते हैं, उसी को हम लोग ढांचा कहते हैं। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अभिकथन क्या है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका अभिकथन ही गलत है। कि जो मतलब शिक्षा जो होती है ना किसी भी कक्षा की, वह बाल केंद्रित होना चाहिए, और जो है एक प्रकार से समझ लीजिए कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है यानी जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार जो है आपका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी आपका अभिकथन ए बिल्कुल गलत है। और कारण उसका क्या है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये भी कारण भी इसका गलत है। अब देखिए विकल्प में देखते हैं किसमें दोनों गलत है, किसमें ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, यानी आपका डी जो होता है बिल्कुल करेक्ट है। यानी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए निगेटिव बताया है और निगेटिव यहाँ पर ही बता रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्लास 10 अगले क्वेश्चन 10 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है ना। माने कि जो प्रगतिशील, देखिए पहली बात तो समझिए कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। पहली बात तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जॉन डीवी साहब जो हैं इन्होंने बोला कि जो हमारी शिक्षा है वो जब बाल केंद्रित होगी तभी जो है हमारी शिक्षा जो होती है प्रगतिशील होगी। यानी बात समझ में आई है, जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा तभी जो एकेडमिक है, जो एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए इसके अनुसार ऑप्शन में क्या दिया है, यानी क्वेश्चन में फिर से बता दूं एक बार, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है ना। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। शिक्षिका जो होती है वो पूरी तरीके से कक्षा को, देखिए शिक्षिका को पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। क्लास होती है ना, जो विद्यार्थी होते हैं, पहली बात तो उनको पढ़ाने के लिए हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ाना चाहिए, किसी पर किसी का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दूँ, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बीच कम्युनिकेशन यानी संवाद बहुत ज़रूरी है, और विद्यार्थी हमेशा अपने विचारों को कई तरीके से, मैंने विभिन्न तरीके से टीचर के सामने रख सके। यहाँ पे बच्चों की जो भागीदारी न्यूनतम दिया है ये बिल्कुल गलत है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, बच्चों की भागीदारी ज़्यादातर होनी चाहिए, है ना। बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, गतिविधियाँ, है ना, कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही यहाँ पे है। देखिए सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है
कि गतिविधियाँ और कार्य करते समय ही बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे बच्चा अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा है, तो उस टाइम भी आप बच्चे का जो है मूल्यांकन करेंगे। तो इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रगतिशील बच्चे का एकेडमिक होगा या फिर ये क्लास मेरी प्रगतिशील है। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन समय सारणी और बैठने की व्यवस्था था, ये तो कोई मतलब ही नहीं इसका होने की, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए हम क्वेश्चन 11 की बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं। अमृत जो होता है वो तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वो समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? बात समझ में आ रही है? माने अमृत जो है वो ये बोलता है कि हम कानून को बदल सकते हैं, लेकिन हमारी और यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो, लेकिन इसके लिए हमारी आपसी सहमति होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ये पॉसिबल है, कानूनों को बदल सकते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? देखिए यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए यहाँ पे इसका होने का कोई मतलब नहीं है, जो है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, इसका होने का कोई मतलब नहीं है, है ना। ये सामाजिक व्यवस्था से इनसे कोई मतलब नहीं। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यहाँ पे क्या आ रहा है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात हो रही है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। अब हम क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। हार्वर्ड साहब के सिद्धांत में जो वृद्धि होती है, मतलब एक प्रकार से समझिए हार्वर्ड साहब का जो सिद्धांत है उसमें डैश है, क्वेश्चन सही से नहीं दिया में क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डिनर के सिद्धांत में डैश वृद्धि जो है वृद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, माना अस्तित्व और जीवन के व्यर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। माने हार्वर्ड गार्डिनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इसके लिए देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली बात तो प्रकृतिवादी, मतलब हार्वर्ड गार्डिनर ने जो कई प्रकार की बुद्धि बताई है उसमें देखिए प्रकृतिवादी, ये इनका कोई मतलब नहीं है। प्रकृतिवादी माने ऐसे यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है जो प्रकृति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों में। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल नहीं जुड़ा है। भाषाई की बात कर रहे हैं, जैसे नेता कवि होते हैं, यहाँ पे वो बात भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक, है ना, अंतर्वैयक्तिक, है ना, इंटरपर्सनल, हाँ। सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल जो है गलत है। और डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, अंतःवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, है ना। माने यहाँ पे हार्वर्ड गार्डिनर के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाह रहे हैं या अपने जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको अंतःवैयक्तिक कहेंगे। उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, उनमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी। अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाए जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह स्वयं के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह क्या दर्शाता है? देखिए जेंडर जो है आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जेंडर भूमिका में लचीलापन। आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है क्योंकि दोनों में अंतर दिखाया जा रहा है। जेंडर प्रासंगिकता, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है, जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है ना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, है ना। पहला देखिए क्या होता है, पहला क्या कह रहा है कि मानकीकृत कठोर पाठ्यचर्या का पालन। देखिए कक्षा में क्या होता है ना, संस्कृति और भाषाओं की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप सिलेबस को बहुत ज़्यादा मतलब मानकीकृत और कठोर नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको बता दें
बी ऑप्शन क्या कर रहा है, करना प्रत्यक्ष निर्देशों को तरीकों का उपयोग। मतलब जो प्रत्यक्ष निर्देश हैं उन्हीं के तरीकों का उपयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यहाँ आप प्रत्यक्ष निर्देश के भी तरीके आ सकते हो, उनको भी फॉलो करना पड़ सकता है, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में क्या करें, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा, यानी विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन की भावना को तो बिल्कुल नहीं बढ़ावा देना, इससे बच्चों में ईर्ष्या आती है। कहीं ना कहीं ये भी एनसीएफ के खिलाफ है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, बिल्कुल सही। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि विभिन्नताओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। जो बच्चों की विभिन्नताएं हैं वो बच्चों को अवसर देती है सीखने का, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह प्रस्तावित करती है मूल्यांकन, है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया, यानी शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा कि शैक्षणिक वर्ष में एक ही बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये 2020 जो शिक्षा नीति है वो नहीं फॉलो करती है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। माने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो मूल्यांकन है ना, वो मूल्यांकन क्या जरूर बताता है, मूल्यांकन ये बताता है कि बच्चे का जो है एक निश्चित अवधि में उसकी प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। बात समझ में आया, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और सी तो देखिए क्या है, कह रहा है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन कभी भी शिक्षा की गतिविधियों का केंद्र नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन इसलिए हम लोग करते हैं कि बच्चे की प्रगति का पता चल सके, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उसको सही डायरेक्शन मिल सके। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने, देखिए कभी बच्चों के योग्यता के क्रम को लेके और रैंक को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इससे नकारात्मकता आती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहे हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। या यहाँ पे एक बात समझिएगा, समावेशी शिक्षा के लिए कभी भी विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित हमेशा लचीला समूहन करना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, देखिएगा बी ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान कहा गया है और सम्मान कहा गया है। देखिएगा जो हमारे समावेशी कक्षा होती है ना, वह वहाँ पे विभिन्न परिवार से बच्चे पढ़ने आते हैं और वह विभिन्न प्रकार की भाषाओं, मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार का उनका रहन सहन होता है, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये उनमें व्यक्तिगत ये अंतर है बच्चों का, एक प्रकार से ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है सीखने का, बहुभाषिकता को जानने का, कई तरह के क्रियाकलाप सीखने का, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी में देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि विशेष विद्यार्थियों के केवल व्यवसाय, यहाँ पे देखिए विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल लगा दिया है, माने व्यवसायिक शिक्षा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनना। देखिए रूढ़िवाद किसी के लिए नहीं बनना चाहिए, सबके लिए शिक्षा समान है। डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है ना। तो देखिएगा समझिएगा, बी को डी के रूप में लिखना है ना, बी को डी के रूप में लिखना, बी को डी के रूप में लिखना, या 21 को 12 लिखना है ना। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 लिखना जैसा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है। पठन वैफल्य से विद्यार्थी की अक्षरों व शब्दों की पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। इनसे पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास करना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। इनमें जो एक सीखने और पढ़ने की समस्या होती है। पठन वैफल्य से ग्रस्त जो बालक होते हैं अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं, अतः अक्षर पढ़ने की भाषा को समझने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहेंगे, अक्षर
एक बार फिर से समझिएगा, अक्षर पढ़ने और भाषा को समझने से संबंधित अधिगम अक्षमता को पठन वैफल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अभिव्यंजक दिया है और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, यानी अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक बार समझिएगा, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती के द्वारा की जा सकती है। स्वलीनता बालक के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करने वाला विकार है। स्वलीनता जो होता है यह बालक के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करने वाला विकार है। इससे प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वह सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराता है। इससे ग्रस्त विद्यार्थी को दूसरे के साथ संबंधित होना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इन्हें अभिव्यंजक ग्रहणशील संचार करने चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बी सी डी ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपको करेक्ट है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है ना। यहाँ पे देखिएगा ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सुलभ अवसंरचना और इमारतें। यहाँ पे क्या कह रहा है, सुलभ अवसंरचना इमारतें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि यह महसूस किया गया है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी गतिशीलता और स्वतंत्र कामकाज और कार्य के लिए विद्यालयी पर्यावरण में विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उन्हें सफल समावेशन के लिए सुलभ अवसंरचना इमारतें आवश्यक है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की शर्तों के अनुसार संस्थानों, विद्यालयों तथा अन्य कॉलेजों विशेष सुविधाएं जैसे रैप, रेलिंग, विशेष सुलभ शौचालय बनाना चाहिए और विकलांग दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार और भी परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, है ना। जबकि यहाँ पे कार्य की प्रासंगिकता और मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं, है ना। यहाँ पे आप समझिएगा, आपका ए क्या ऑप्शन है, व्यवहारवादी। देखिए व्यवहारवादी का कोई लेना देना नहीं है कि विद्यार्थी जो होते स्वयं कक्षा कक्ष में पहल और चर्चा करके सक्रिय करके कैसे कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अनुकरण करके सीखना की बात हो रही है। देखिए अनुकरण करके सीखने का भी यहाँ पे बच्चे जब स्वयं से पहल कर रहे हैं, स्वयं से चर्चा कर रहे हैं और सक्रिय हो रहे हैं, इसके लिए अनुकरण नहीं करेंगे। अनुकरण हमेशा छोटा बच्चा करता है ना, क्लास 2 का, क्लास 1 का बच्चा करता है। बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सामाजिक संरचनावादी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सामाजिक संरचनावादी का मेल किससे बन रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं क्या करते हैं, पहल करते हैं और चर्चा में सक्रिय होकर के भागीदारी करके सीखें। वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, सामाजिक संरचनावादी। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सार्थक अधिगम। मतलब सार्थक अधिगम क्या है, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, है ना, बिल्कुल गलत। कभी भी किसी भी ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ज्ञान जो है अगर आप उसको नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए, पढ़िए, बिल्कुल गलत है। सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित कहता है। कभी भी विषय वस्तु को गैर संदर्भित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो आपके आसपास एनसीईआरटी के अनुसार आपके आसपास के माहौल से जो है जुड़ा होना चाहिए। बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है
किस तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। कभी भी आप विद्यार्थियों को अधिगम को आप नियंत्रित नहीं करेंगे। करिकुलम जो होता है एनसीएफ के अनुसार फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाते समय लोकतंत्र का ध्यान रखना चाहिए। यानी सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मैं विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 में निम्नलिखित में से किस की वकालत नहीं की गई है ना, किसकी वकालत नहीं की गई है ना। अब एक बार समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, किसकी वकालत नहीं की गई है। यहाँ पे जो है पहला क्या है, संरचनात्मक समझ पर जोर। अभी अब क्या कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन, और सी क्या कह रहा है, इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि संरचनात्मक समझ पर जोर, और दूसरा क्या कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन, और तीसरा क्या कह रहा है पाठ्यक्रम में वृद्धि, और चौथा क्या कह रहा है प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, है ना। आपका जो 23 क्वेश्चन है उसमें फिर देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा है, यानी संरचनात्मक समझ पर जोर और जो है योगात्मक मूल्यांकन। देखिए जो मेरा एनसीएफ है वो योगात्मक मूल्यांकन के फेवर में नहीं है, वो योगात्मक मूल्यांकन को उतना नहीं जो है करता है वैल्यू। यहाँ वो जो है यहाँ पे तो बी ऑप्शन गलत है, इसमें दिया हुआ है। अब यानी सेकंड आपका गलत है। अब बी में देखिए क्या दिया है, सेकंड और फोर्थ दिया है। देखिए बी में फिर सेकंड दे दिया है, यानी बी भी गलत है। सी में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, यानी सेकंड दे दिया है, यानी आपका सी भी गलत है। डी ऑप्शन में देखिए क्या दे दिया है, पहले क्या दिया, सेकंड दिया, फिर क्या दिया, थर्ड दिया, फिर क्या दिया, फोर्थ दिया, है ना। यानी योगा ऑप्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसमें से चारों ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन भी नहीं है, पाठ्यक्रम में वृद्धि भी नहीं है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी भी नहीं, यानी एक प्रकार से ये तीनों नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछा है। यानी निगेटिव का निगेटिव से हम जो है मेल करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा युग में प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। निम्नलिखित में कौन सा युग में प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे फिर क्या दिया है, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यप्रयोग करना और महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। यानी आपका जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो उस क्षेत्र के में क्या करना चाहिए कि अपनी क्षमता के लिए सुधार करिए और उसमें कार्य करिए और उसमें महारत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। माने विद्यार्थियों का जो अधिगम है उनको सुसाध्य के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना बिल्कुल गलत है ना। रटकर याद करने पर बल देना ये भी बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना ये भी बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पता करना चाहिए और उसी से जोड़कर अपने नए ज्ञान को पढ़ाना चाहिए। उसी अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण। देखिए ऑप्शन ए क्या कह, रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। मैंने ऐसी परिस्थिति नहीं बनाना चाहिए कि जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त बच्चा न कर पाए। बच्चा जो है अपना आंसर जब बता रहा हो या अपनी ओपिनियन को जब टीचर के सामने रख रहा हो तो वो सही गलत दोनों बताएगा, क्योंकि गलत जब बताएगा तो उससे वहाँ सीखेगा। यानी बी ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। माने त्रुटियों पर यानी गलतियों पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है आपका, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है।
बच्चों को क्या करना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए अपने प्रयोग के लिए और अवलोकन के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, प्रभावी अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायता है। प्रतियोगिता ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, चर्चा और संवाद, है ना। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता तो बिल्कुल गलत है, कभी विद्यार्थी और विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता यानी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में ईर्ष्या आती है, निगेटिवता नकारात्मकता आती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर संरचनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए या फिर संरचनात्मक समझ को सुधार करने के लिए हमेशा बच्चों के बीच चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, डिबेट करना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, संवाद बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। अपने यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्षमता को अस्थायी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा। तो यहाँ पे देखिएगा एक बिल्कुल समझिएगा, इस बी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, यानी प्रभावी अधिगम हेतु क्या करना चाहिए, शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को क्या करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए। यानी प्रभावी अधिगम प्रक्रिया तब होती है जब शिक्षिका विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना को जोड़ने के साथ क्या करती है, उसमें एक प्रकार से पिछले ज्ञान के साथ क्या करती है, नए ज्ञान को जोड़ती है, जिससे उनमें क्या होती है, उनकी क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाय अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या है, मैंने एक प्रकार से एक्सटर्नल मोटिवेशन का कौन एग्जाम्पल नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, है ना, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, यह आपका क्या है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि वाय अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है ना। अगला बी ऑप्शन क्या करें, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद और समूह में शामिल करना। 29 का जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माने कभी भी मतलब कि जो विद्यार्थी होता है, अगर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपस में विद्यार्थी मतलब डिबेट कर रहे हैं या फिर किसी भी ग्रुप में अगर वो एक्टिव हैं और शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे वह क्या, यह आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा, यानी ये एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। और किसी भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए शतरंज सीखना, यानी यह एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। क्वेश्चन मेरा पूछा है कि वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी शतरंज सीखना प्रतियोगिता में जीतने के लिए यह भी वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी ये नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि अपने साथी को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, यह भी कहीं ना कहीं वाय उदाहरण है। कहीं ना कहीं आप किसी से प्रभावित होकर के या किसी को प्रभावित करने के लिए क्या कर रहे हो, नृत्य में भाग ले रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के इस्तेमाल में विद्यार्थियों की उपलब्धि और डैश, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डैश के इस्तेमाल में से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, ये बिल्कुल गलत है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल में विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर विद्यार्थियों को सामाजिक सहयोग दें हम लोग, तो इससे उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।